हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का साइंस का एक सेट लेकर के आ रहे हैं। आप लोग निश्चित तौर पर इससे मैट्रिक एग्ज़ाम में फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इसकी तैयारी करें। आप मेरे द्वारा बताए गए आंसर से पहले आंसर दे करके अपने आप को सेलेक्ट करें कि हम कितना सही उत्तर बना पाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आप समझ ही सकते हैं, ये अवतल दर्पण होगा। सॉरी, अवतल नहीं होगा, ये समतल दर्पण होगा। आपका ए नंबर आंसर सही होगा। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, इसकी फोकस दूरी आप देख सकते हैं 1 सेमी, 2 मीटर है, 2 सेमी है, 1 मीटर है। तो लेंस की क्षमता बराबर हो जाता है 1/f, तो 1 मीटर की दूरी हो जाएगी। इसलिए सही उत्तर आपका 1 मीटर ही होगा, डी नंबर। फिर तीसरा नंबर में है, किसी लेंस के बाहर की ओर और 2 उभरे गोलीय पृष्ठ हो तो क्या कहते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, अवतल लेंस तो होगा नहीं, समतलोत्तल लेंस, ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो ऑप्शन में आपका नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो आप जानते हैं कि बैगनी रंग बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का कम होता है। इसलिए सिग्नल के लिए खतरे का निशान लाल रंग ही होगा और इसका तरंगदैर्ध्य भी सबसे अधिक होता है। अब अगला ऑप्शन है, अगला नंबर है आपका, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो अभी तुरंत हम ऑप्शन में आपको बताया कि तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लाल रंगों का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो अब अगला 6 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो उत्तल तो आपका दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है, निश्चित तौर पर अवतल लेंस आपका सही होगा, अवतल लेंस, इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब अगला नंबर है आपका 7, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र तो आप जानते होंगे, V बराबर IR, इसलिए यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R बराबर हो जाएगा V/I, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। अब अगला नंबर 8वां है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक ये तो जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन ही धारावाहक हो सकता है। इसमें 2 ऑप्शन है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो ऑप्शन है आपका वोल्ट मीटर से तो आप विभवांतर मापते हो, तो निश्चित तौर पर ए मीटर होगा। ए मीटर से धारा मापी जाती है, जिसका विद्युत धारा का आप जानते भी होंगे, SI मात्रक एम्पियर होता है, वह ए मीटर से ही नापा जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि विद्युत फ्यूज लगाने के बाद उसको पिघलना ज़रूरी होता है।
ताकि आगे की धारा डिस्कनेक्ट हो जाए और विद्युत साधित जलने से बच जाए। इसलिए विद्युत फ्यूज जो है वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला नंबर है आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो जानते हैं बैटरी डीसी धारा होती है, तो दिष्ट धारा आपका राइट आंसर होगा। प्रत्यावर्ती तो आपका जो आपके घर तक पहुंचता है बिजली बोर्ड के द्वारा, वह प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी एसी होती है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 12 नंबर, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत धारण नहीं है। जैव मात्रा स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, जिसमें जीवों के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, जिसका जैव निम्नीकरण हो सकता है। जैसे लकड़ी आपका जैव मात्रा ऊर्जा है, गोबर गैस, कोयला, ये तीनों ऑप्शन आपका जैव निम्नीकरण होने वाला है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आपका नाभिकीय ऊर्जा जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है, इसलिए आंसर इज योर राइट इज सी नंबर आपका सही है। अब 13 नंबर, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा आप तो जानते ही होंगे, जिसका नवीनीकरण किया जाता हो। कोयला आपका अनवीकरणीय है, पेट्रोल आपका अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा निश्चित तौर पर आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और प्राकृतिक गैस जो है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अब हम अगला उत्तर देख लेते हैं। 14 नंबर में है, कौन अपकारक है। आप देख रहे हैं बी सी डी ऑप्शन में ये सभी ऑक्सीकारक है। निश्चित तौर पर ए नंबर जो है आपका अपकारक होगा, इसलिए आंसर आपका ए सही होगा। अब 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि 7 उदासीन पीएच मान रखता है। 7 से नीचे वह अम्लीय विलयन का मान रखता है। 7 से अधिक जो आपका ऑप्शन डी में है ये क्षारक है। 7 से अधिक पीएच मान क्षारक का होता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कौन सही है। तो इसमें देखिए आप, ऑप्शन ए तो आपका सूत्र सही नहीं लगता है। ऑप्शन बी में आपका ये धावन सोडा का सूत्र है, ये लगता है सही है। और अगला देख लीजिए सी नंबर में, ये भी है, ये सही सूत्र नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसलिए ये सभी गलत है आपका। और आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये धावन सोडा का सूत्र है। अब 17 नंबर में हम देख लेते हैं, लिटमस रंजक जो बैगनी रंग होता है किस से निकाला जाता है। ये सभी आप जानते होंगे, ये लाइकेन पौधा होता है, जो जलीय पौधा होता है, उससे लिटमस का रंजक निकाला जाता है, जिससे वस्तुओं में आपका अम्लीय और क्षारीय वस्तुओं का जांच की जाती है। तो निश्चित तौर पर लाइकेन ही होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 18 नंबर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो विरंजक चूर्ण है ऑप्शन में आपका, कैल्शियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जल है। तो कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, जल नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि आपका बुझा हुआ चूना CaO के साथ में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया हो रही है। तो निश्चित तौर पर यह विरंजक चूर्ण होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
अब है 19 नंबर में सोडियम क्लोराइड का पीएच का मान क्या होता है। तो जितना सोडियम क्लोराइड तो आपका परवल क्षारक होता है, दुर्बल क्षारक होता है, परवल क्षारक होता है, परवल क्षारक होता है। इसलिए आपका 11 पीएच मान नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, तो आपका 14D नंबर ऑप्शन सही होगा। ये परवल क्षारक है इसलिए सर्वाधिक पीएच मान होगा इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा। तो आपका इसमें आप देखिए ए नंबर में तो ये नहीं है, बी नंबर आपका सही आंसर है। कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 5 × S2O होता है, बिल्कुल बी नंबर सही है आपका। चलिए अब अगला नंबर में हम 21 नंबर में है, जब सोडियम क्लोराइड के जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम क्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड और जिंक यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो निश्चित तौर पर हमको लग रहा है ये नहीं होगा, अभिक्रिया करा करके देख सकते हैं आप, बी भी नहीं होगा आपका, इसमें तो जल निकलता है। तो आप देख रहे हैं जल H2O, निश्चित तौर पर यह जल हो गया आपका डी नंबर में। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका Na2ZnO2 + H2O बनाएगा, इसलिए आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आगे। पीतल क्या है। पीतल आपका मिश्र धातु है। पीतल बनाने में किन किन धातुओं का उपयोग होता है। तो पीतल में आप तांबा और जस्ता का उपयोग होता है, दो धातु का मिश्रण, इसलिए मिश्र धातु है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ये मिश्र धातु है। और इसी तरह कांसा का यदि पूछ दे तो कांसा जो होता है वो तांबा और टीन मिला करके बनाया जाता है, इसलिए वो भी मिश्र धातु है। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 13 नंबर में क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। यहाँ हमको डाउट लग रहा है, यहाँ क्रोमीन अधातु की अवस्था, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ स्टूडेंट ब्रोमीन होना चाहिए, ब्रोमीन होगा, आप इसको सुधार लीजिएगा। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। तो ब्रोमीन जो है एक ऐसी धातु होती है जो कि कमरे के ताप पर या द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब है 24 नंबर में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये CH4 नहीं होगा, CH2S6 नहीं होगा, C3H4, इसके 3 आबंध होते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसलिए आप C3H4 को ही टिक करें। अब है 25 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट आप तो जानते ही होंगे, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसलिए सी नंबर आपको ठीक लगाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट आप जानते हैं हीलियम परमाणु के मात्र 2 ही परमाणु होते हैं, तो बाहरी कक्षा में भी इसका 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाहरी कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब 27 नंबर में है आपका स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए स्टूडेंट आप जानते हैं कि स्वपोषी पोषक
पेड़ पौधे हैं, जिसको पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना पड़ता है। इस क्रिया करने के लिए आपको CO2, क्लोरोफिल और सूरज की प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। ये सभी हो जाएगा आंसर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक जानते होंगे, स्वपोषी तो पेड़ पौधे करते हैं। मृतजीवी पोषण जो है कवक, जीवाणु, विषाणु जैसे जीव करते हैं, इसलिए कवक में पोषण मृतजीवी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला देखते हैं, 29 नंबर में है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा? तो आप जानते होंगे क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, तो वो हरा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इसलिए ऑप्शन ए में आपको टिक करना चाहिए। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? यदि CO2 जल और ऊर्जा देगा तो ये निश्चित तौर पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसलिए आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो किस रोग के होने की संभावना अधिक होती है? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेघा होता है। घेघा रोग, घेघा रोग में आपका घेघा भी है, गलगंड है, ग्वाइटर है, तो ये तीनों एक ही नाम है। ग्वाइटर ही, घेघा को ग्वाइटर भी कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब देखते हैं 32 नंबर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है स्टूडेंट्स, वो मादा हार्मोन होता है। मादा हार्मोन वृषण तो पुरुष में होता है, नरजनक में अंडाशय, निश्चित तौर पर अंडाशय द्वारा होगा। अंडाशय द्वारा ही स्रावित होता है एस्ट्रोजन का, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं आज यह 10th क्लास का पहला वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरे पास बहुत कुछ का अभाव है, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ाऊँ। आप यदि इसी तरह से चैनल पर बने रहते हैं तो मैं फिर अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। जब तक कि आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है, मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लोड करता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरा आने वाला सभी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए, आपको पहले प्राप्त हो और आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।